भारत की महान विभूतियां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है 10 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत की महान विभूतियों पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की गणना उन वीर नारियों में की जाती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी कविता की कोमलता और उनकी मधुर आवाज के कारण ही गांधी जी ने उन्हें भारत की बुलबुल और भारत कोकिला जैसी उपाधियों से सम्मानित किया। सरोजिनी नायडू ने अपनी मधुर और मीठी आवाज से देश की जनता में आजादी की उमंग जगा दी। देश की आजादी के लिए उन्होंने महिलाओं को भी ललकारा। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जाने-माने व्यक्तियों में से थे। वो ग्रीक, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बंगला आदि कई भाषाओं के अच्छे जानकार थे। इनकी माता बरदा सुंदरी बंगला भाषा में कविता लिखती थीं। छुटपन से ही सरोजिनी के जीवन पर विद्वान माता-पिता की योग्यता का बहुत प्रभाव पड़ा। सरोजिनी की माँ, देख लेना एक दिन मेरी बेटी बहुत बड़ी गणितज्ञ बनेगी। नहीं जी, वो तो एक सफल कवयित्री बनेगी। भला वो कैसे? उसकी काव्य प्रतिभा को मैंने देखा है। लेकिन उसकी रुचि तो गणित में है। भले ही गणित में उसकी रुचि हो, लेकिन वो बनेगी तो कवयित्री ही। अरे कवयित्री क्यों? वो तो गणित के क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा करेगी। वो कैसे? अरे गणित में उसकी तीव्र बुद्धि ही इसका प्रमाण है। और फिर मैंने तो उसकी गणित की कॉपी भी देखी है। कुछ भी हो, लेकिन मैं तो उसे कवयित्री के रूप में ही देखना चाहती हूँ। माँ, बाबा कहाँ है? अरे बाबा, आप यहाँ हैं? मैं तो आप ही को ही ढूंढ रही थी। लो, सरोजिनी से तुम खुद ही पूछ लो। बेटी जी, जानती हो तुम्हारी माँ क्या कहती है? क्या बाबा? तुम्हारी माँ कहती है कि तुम बड़ी होकर कविता लिखोगी। और तुम्हारे पिता कहते हैं कि तुम्हारी रुचि गणित में है। अब फैसला तुम ही पर है बेटी। हाँ बेटी। माँ, मुझे तो गणित भी अच्छा लगता है और कविता भी। मां की इच्छा थी कि उनकी बेटी कवयित्री बने और पिता चाहते थे कि सरोजिनी गणितज्ञ बने। लेकिन एक दिन गणित का सवाल करते हुए बालिका सरोजिनी कुछ उलझ गई। सवाल हल करते करते उसने गणित की कॉपी में ही एक लंबी कविता लिख डाली और गणित की वो कॉपी जिसमें बालिका ने कविता लिखी थी पिता के हाथ लग गई। सरोजिनी, सरोजिनी, सरोजिनी कहाँ है? जी बाबा, मैं यहाँ हूँ। सरोजिनी बेटा, ये क्या है? अरे बाबा, ये तो गणित की कॉपी है। ओफो, गणित की कॉपी तो है, लेकिन इसमें तो कविता लिखी है। वो बाबा बस ऐसे ही लिख दी थी। अरे सरोजिनी की माँ, देखो तो सरोजिनी ने कितनी सुंदर कविता लिखी है। अरे देखो तो। हाँ, देखो। मैं कहती थी ना कि सरोजिनी कवयित्री ही बनेगी। ये कविता उसी का प्रमाण है। हाँ। फिर तो बालिका सरोजिनी का झुकाव धीरे-धीरे कविता लिखने की ओर बढ़ने लगा। प्राकृतिक दृश्यों को देख उसका कवि हृदय गुनगुनाने लगता। सरोजिनी नायडू के पिता चाहते थे कि सरोजिनी मैट्रिक की परीक्षा पास करे।
पढ़ने के लिए सरोजिनी को मद्रास भेजा गया। मैट्रिक की परीक्षा में सरोजिनी नायडू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैट्रिक की परीक्षा के साथ-साथ वो कविता भी लिखती रहीं। 12-13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने 1300 पंक्तियों की लेडी ऑफ द लेक नाम की कविता अंग्रेजी में लिखी। 15 वर्ष की उम्र तक उन्होंने अनेक कविताएं लिख डालीं। सरोजिनी की इस अद्भुत प्रतिभा से खुश होकर हैदराबाद के निजाम ने उन्हें 4200 रुपए सालाना वजीफा दिया और इसी वजीफे से 1896 में सरोजिनी को इंग्लैंड पढ़ने भेजा। इंग्लैंड में रहकर भी सरोजिनी नायडू ने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कविता लिखना जारी रखा। इंग्लैंड में 3 वर्ष पढ़ने के बाद वो भारत लौट आईं। भारत लौटने पर 19 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद भी वो लगातार कविताएं लिखती रहीं और फिर शीघ्र ही एक प्रसिद्ध कवयित्री बन गईं। 1902 के लगभग सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आईं। उस समय देश में चारों ओर स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। सरोजिनी नायडू ने भी मातृभूमि की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। फिर जगह-जगह जाकर वो देश की आजादी के गीत गाती और जनता में जागृति लाती। कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। वे जहां जाती वहीं देश की आजादी के लिए भाषण देती। उनके भाषणों में राष्ट्रीयता की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। जब बंबई और कानपुर में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो सरोजिनी ने मंच पर जोरदार भाषण दिया। देश की आजादी के लिए जनता को खुली चुनौती दी। मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि देश पर जब भी संकट आएगा, भारत की नारियां पीछे नहीं रहेंगी। राष्ट्र ध्वज को सदैव ऊंचा ही रखेंगी। देश की आजादी के लिए वो सदैव तैयार रहेंगी। स्वतंत्रता की लड़ाई में कायरता और निराशा सबसे बड़ा पाप है। यदि आप देश की आजादी का सच्चा सपना अपने मन में बसाए हुए हैं, तो साथियों आगे बढ़िए और विजय प्राप्त करिए। ये महिला कौन है? भाषण में इतनी मधुरता, इतना आकर्षण। अरे सुना नहीं, इस आवाज में देशभक्ति की भावना कैसे कूट-कूट कर भरी है। हाँ, अवश्य ही ये कोई महान देशभक्त है। अरे कहीं ये वही कवयित्री सरोजिनी नायडू तो नहीं? नहीं, वो भला इस मंच पर क्यों कर आएंगी? हाँ, चलो किसी से पूछ लेते हैं। हाँ, चलो आओ। क्यों भाई साहब, ये महिला कौन है? अरे क्या आप नहीं जानते? ये सरोजिनी नायडू हैं। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू? हाँ। कवित्री सरोजिनी नायडू, ये और यहाँ राजनीति के मंच पर। अरे तुमने सुना नहीं? सरोजिनी नायडू किस तरह अपनी कविताओं से, अपनी मधुर आवाज से देश की जनता में आजादी की भावना जगा देती हैं। हाँ, बिल्कुल। और वास्तव में ही सन 1919 में सरोजिनी नायडू ने अपनी जागो नामक कविता सुनाकर भारत की जनता में आजादी के लिए हलचल सी मचा दी। उन्होंने भारत की महिलाओं के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया। सरोजिनी नायडू ने भारत ही नहीं, विदेशों में जाकर भी महिलाओं के मताधिकारों का पक्ष लिया। विदेशों में इंग्लैंड, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में जाकर वहां की जनता को भारत के प्रति अंग्रेजों के अत्याचारों की बातें बताईं। सन 1929 में वो भारत वापस लौट आईं। इन्हीं दिनों देश में जगह-जगह असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था। सन 1930 में गांधी जी ने अपने साथियों के साथ नमक कानून तोड़ने की पदयात्रा शुरू की और गुजरात में डांडी नामक स्थान तक गए। इसी पदयात्रा को डांडी यात्रा कहते हैं। उन दिनों अंग्रेज नमक बनाते थे और उस नमक को वो महंगे दामों पर बेचते। भारत की गरीब जनता को नमक जैसी चीज के लिए भी ज्यादा दाम देना पड़ता था।
गांधी जी ने इस पदयात्रा में समुद्र के किनारे नमक कानून तोड़कर समुद्र के पानी से नमक बनाना शुरू किया। गांधी जी की इसी डांडी यात्रा में बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सरोजिनी नायडू भी पहुंची। गांधी जी को सरोजिनी नायडू के पहुंचने की खबर नहीं थी। जैसे ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने की शपथ ली, मुक्तिदाता की जय हो, मुक्तिदाता की जय हो, मुक्तिदाता की जय हो। अरे सरोजिनी, भारत कोकिला, तुम? बापू, भला हम स्त्रियां कैसे पीछे रह सकती हैं? मुक्तिदाता की जय। सरोजिनी, हजारों स्त्रियों को नमक कानून तोड़ने के लिए तैयार करना भला तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है? बापू, पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी तो देश की आजादी में हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियों का इस डांडी यात्रा में शामिल होना ये उम्मीद नहीं थी। भारत देश के लिए ये गर्व की बात है कि यहाँ की स्त्रियां भी देश की आजादी के संघर्ष में पूरा सहयोग दे रही हैं। बापू, और इस तरह सरोजिनी नायडू ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी तरह पुरुषों से कम नहीं। इस डांडी यात्रा में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सरोजिनी नायडू उनसे मिलने जेल गईं। महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू के उत्साह और साहस को देखकर उनको डांडी यात्रा की उस विशाल सेना का नेतृत्व करने को कहा और उन्होंने ये कार्य बहुत सफलता से किया। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो सरोजिनी नायडू ने उसमें सक्रिय भाग लिया। कई बड़े नेताओं के साथ सरोजिनी नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। विदेशी सरकार को लाचार होकर उन्हें जेल से रिहा करना पड़ा। आजादी के दीवानों ने एकजुट होकर सच्ची लगन और मेहनत से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। बहुत परिश्रम और कठिनाइयों के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। सरोजिनी नायडू आजाद भारत के उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। अपने जीवन में वो देश की सेवा में ही लगी रहीं। 70 वर्ष की आयु में उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ने लगा। बीमारी की हालत में भी वो काम में लगी रहती। 2 मार्च 1949 के दिन उनकी मृत्यु हो गई। हिंदुस्तान की बुलबुल और भारत कोकिला सदा सदा के लिए चुप हो गई। लेकिन उनकी वाणी की मधुर गुनगुनाहट और उनकी कविताएं आज भी देश के लोगों को जागृति का संदेश सुनाती हैं। दुर्बल थे हमारे हाथ, पर सेवा हमारी थी सुकोमल। अंधेरे में हमने देखा सपना, तुम्हारी छटा के प्रभात का। चुपचाप हम कोशिश कर रहे थे कल के उल्लास के लिए, और सींचा था तुम्हारे बीजों को अपने दुखों के कुओं से। हमने मेहनत की समृद्ध बनाने तुम्हारे जगाने के प्रफुल्ल क्षणों को। खत्म हुआ हमारा रत जगा, देखो निकल रहा दिन का उजाला। सरोजिनी नायडू। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर वीनू भल्ला, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार नीरज शर्मा, सुचित्रा गुप्ता, डॉक्टर सुरेश शास्त्री, सुनीति कोहली, मंजू मैनी और मालती कौशिक। ध्वनियांकन सतीश लाड़े। निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।